चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। सरकार ने फैसला लिया है कि 1 जुलाई से चारधाम यात्रा खोली जाएगी। पहले चरण में सिर्फ स्थानीय लोगों को ही चारधाम के दर्शन की इजाजत मिलेगी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के स्थानीय लोग ही चारधाम के दर्शन कर सकेंगे, जबकि 11 जुलाई से प्रदेश के सभी जिलों के लिए चारधाम यात्रा को खोल दिया जाएगा। मगर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही चारधाम यात्रा पर जाने की इजाजत मिलेगी। तो श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, 1 जुलाई से चारधाम यात्रा को खोल दिया जाएगा। चारधाम यात्रा पर जाने के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। हालांकि अभी दूसरे राज्यों के लोगों के लिए चारधाम यात्रा पर जाने की इजाजत नहीं है। 1 जुलाई से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। स्थानीय लोगों के लिए, बद्रीनाथ मंदिर चमोली के लोगों के लिए, केदारनाथ मंदिर जनपद रुद्रप्रयाग के निवासियों के लिए और गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी के निवासियों के लिए ये 1 जुलाई से प्रारंभ होंगे और पूरे राज्य के लोगों के लिए 11 जुलाई से चारों धामों की यात्रा प्रारंभ कर दी जाएगी। इसमें RT-PCR, एंटीजन और रैपिड टेस्ट, तीनों ही चीज़ों में कोई भी एक आवश्यक होगा मंदिर के दर्शन के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता रवि केंतुरा जुड़ गए। रवि, 1 जुलाई से चारधाम यात्रा को खोलने की तैयारी की जा रही है, क्या कुछ गाइडलाइंस रहेंगी? किन किन जिलों को पहले परमिशन दी गई है और उसके बाद उत्तराखंड के दूसरे जिले और फिर दूसरे राज्यों के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस रहेंगी? कौशल, देखिए, उत्तराखंड में अगर बात करें तो जो चारधाम है वो 3 जिलों में स्थापित है, जिसमें रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिले शामिल है। और ऐसे में 1 तारीख से यानी कि 1 जुलाई से इन 3 जिलों के लोग अब चारधाम यात्रा में जा सकेंगे। हालांकि उनको भी अपनी जो है RT-PCR, एंटीजन या रैपिड, इन तीनों में से एक कोई भी रिपोर्ट लेकर जो नेगेटिव होगी उसके बाद ही उनको यात्रा में अनुमति मिल सकेगी। लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात यह है कि 11 जुलाई से पूरे उत्तराखंड के लिए चारधामों की यात्रा को सुचारू करने का निर्णय ले लिया गया है और 11 तारीख से पूरे उत्तराखंड के लोग इस चारधाम यात्रा में जा सकेंगे। हालांकि उनको भी वहाँ पर अपनी RT-PCR, एंटीजन, रैपिड, इन तीनों में से एक रिपोर्ट को नेगेटिव होने पर ही उनको चारधाम यात्रा में अनुमति मिल सकेगी। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से तैयारियां हैं कि किस तरीके से चारधाम में अगर यात्रा में जिस भी तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है तो उसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और खास तौर पर जो कई जगह ऐसी हैं कि जहां पर श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं होगी उन पर विशेष ख्याल रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रशासन की टीमें वहां पर मुस्तैद रहेंगी और किस तरीके से लोगों को यात्रा सुचारू ढंग से हो सके और इसके साथ ही कोविड नियमों और जो प्रोटोकॉल हैं उन सभी चीज़ों का पूरी तरीके से पालन हो सके उस पर भी खास ख्याल रखा जाएगा। तो चारधाम यात्रा को अब सुचारू कर दिया जाएगा। 1 तारीख से स्थानीय लोग जिन जिलों में चारधाम स्थापित हैं और 11 तारीख से पूरे उत्तराखंड के लिए। इसके साथ ही जो अन्य राज्य हैं अभी फिलहाल उनके लिए यात्रा खोलने की कोई भी निर्णय अभी नहीं लिया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में जैसे ही कोविड के जो केसेस हैं वो और ज़्यादा कम होते हैं और वो अन्य राज्य जहाँ पर कोविड के केसेस कम हैं उन लोगों को यहाँ पर यात्रा में आने की इजाज़त दी जाएगी, जिस पर भी विचार चल रहा है। एक और चीज़ मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूँ कि 23 तारीख को अभी एक हाईकोर्ट से भी सरकार से ये पूछा गया था कि उनके जो चारधाम यात्रा वो शुरू करने जा रहे हैं या शुरू करेंगे उसको लेकर सरकार की क्या तैयारी हैं। तो 23 तारीख को एक सुनवाई भी होगी जिस पर जो सरकार से कोर्ट न्यायालय ने ये सवाल पूछा कि चारधाम यात्रा को आप शुरू करते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर्स के लिए, वहाँ पर लोगों के ठहरने के लिए, वहाँ पर लोगों के खान पान के लिए तमाम क्या व्यवस्थाएं आपके पास हैं। तो इसको लेकर जो सरकार है वो अपना जवाब भी 23 तारीख को दाखिल करेगी। हालांकि 23 तारीख से अगर हम देखें तो ठीक 1 हफ्ते बाद अभी सरकार ने यात्रा खोलने का स्थानीय लोगों के लिए निर्णय लिया है। तो ऐसे में चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु हैं, जाने की इच्छा जो रखते हैं, वो तमाम जो है लंबे समय से कोशिश कर रहे थे और इंतजार भी था उनका। तो हालांकि वो इंतजार खत्म हो गया है, लेकिन इसके साथ ही कोविड के नियमों को देखते हुए रिपोर्ट को नेगेटिव होना बहुत जरूरी है, तभी लोगों को अनुमति वहां पर मिल सकेगी। क्योंकि बरसात का सीजन शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरह के हालात अभी उत्तराखंड में बन रहे हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, बारिश का दौर जारी है, तो ऐसे में क्या 1 जुलाई तक ये व्यवस्था बना पाना शासन के लिए काफी रहेगा? निश्चित तौर पर कौशल, देखिए, बड़ी चुनौती रहेगी क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार उत्तराखंड में बरसात हो रही है। खासतौर पर पहाड़ी जिले बिल्कुल प्रभावित हैं और नदियों का रौद्र रूप इस वक्त उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। और मैं पहले ही बताया कि इस बार का जो मानसून है, मौसम विभाग की आशंका है कि इस बार ज्यादा बारिश उत्तराखंड में होगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक चुनौती है शासन के लिए भी। 1 जुलाई से चारधाम यात्रा को शुरू किया जाएगा। रवि, बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए ये बड़ी खबर है। अब RT-PCR के साथ एंटीजन रिपोर्ट लाने पर भी एंट्री मिल जाएगी। बड़ी खबर उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए, अब RT-PCR के साथ एंटीजन टेस्ट से भी एंट्री मिलेगी प्रदेश में। अब तक RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाने वालों को ही उत्तराखंड में एंट्री मिल रही थी, लेकिन अब एंटीजन रिपोर्ट भी अगर उनके पास होती है तो उन्हें प्रदेश में एंट्री मिल जाएगी। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए यह नियम लागू होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
एंटीजन रिपोर्ट के साथ भी अब प्रदेश में एंट्री मिल जाएगी। राज्य में आने के लिए भी अब RT-PCR के साथ साथ ये रैपिड टेस्ट और जो एंटीजन टेस्ट है इसको अलाउ कर दिया गया है कि राज्य में जो भी बाहर से लोग आएंगे वो इन तीनों में से किसी को भी लेकर इसमें आ सकते हैं। मुझे क्योंकि काफ़ी स्थिति में सुधार हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 29 जून तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू में इस बार कई रियायतें दी गई हैं। अब हफ्ते में 5 दिन दुकानें खुल सकेंगी। दुकानों को खोलने का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। शनिवार और रविवार को दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। वहीं अब राज्य में होटल, रेस्टोरेंट और बार भी खोलने का निर्णय लिया गया है, जो कि 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। तो 29 जून तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। कुछ रियायतें जरूर दी गई हैं। अब हफ्ते में 5 दिन दुकानें खुलेंगी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानों को खोलने का समय रखा गया है। हालांकि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे। सरकार का ये मत है कि एक एक आदमी जब तक सुरक्षित नहीं महसूस होता तब तक रात्रि कर्फ्यू नगरीय क्षेत्रों में लागू रहेगा। जो उसके बाद 29 तारीख को फिर सरकार 28 तारीख को बैठेगी और उसके बाद तो तत्कालीन स्थितियों को देखते हुए निर्णय लेगी। चलिए और अब बात कर लेते हैं पहाड़ पर आसमानी आफत की। कर्णप्रयाग में सड़क पर पहाड़ से मलबा गिर रहा है। लगातार बारिश से नदियों ने विकराल रूप धारण कर रखा है। गाद गदेरे भी उफान पर हैं और तस्वीरों में जो आप हालात देख रहे हैं वो चमोली के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं। बीते 2 दिनों से यहां लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते चमोली में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे कई जगह पर बाधित हो गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर आपदा प्रबंधन की टीमें किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं। हालांकि बारिश के चलते सड़कें मलबे में तब्दील हो गई हैं। क्षेत्रपाल में एक कार तो कर्णप्रयाग में गैरसैंण मार्ग पर एक ट्रक मलबे में फंस गया। चमोली से आगे बद्रीनाथ हाईवे कई जगह पर बाधित हो गया है। लंगासू और चटवापी पल में पहाड़ी से बार बार मलबा आने से रोड बाधित हो रही है। भारी बारिश के चलते पिंडर घाटी में बिजली व्यवस्था भी ठप पड़ी हुई है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चमोली के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं। सड़क पर बोल्डर आए हैं, बड़े बड़े मलबे में गाड़ी फंसी है। मलबा हटाने की कोशिशें जारी हैं और बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है ऋषिकेश से, जहां गंगा के जलस्तर में कमी आई है। कल देर रात से गंगा का जलस्तर कुछ कम हुआ है। लगातार हो रही बारिश से जलस्तर फिर बढ़ने की आशंका है, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है कि गंगा के जलस्तर में कुछ कमी आई है। बड़ी खबर ऋषिकेश से आपको बता रहे हैं, गंगा के जलस्तर में कुछ कमी आई है। कल देर रात से गंगा का जलस्तर कुछ कम हुआ है। हालांकि लगातार बारिश अगर होती रही तो एक बार फिर गंगा का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर ऋषिकेश से आपको बता रहे हैं, गंगा के जलस्तर में यहां कुछ कमी जरूर आई है। कल देर रात से गंगा का जलस्तर कुछ कम हुआ है। जोशीमठ में अलकनंदा नदी रौद्र रूप में बह रही है। विष्णुप्रयाग के पास हाथी पहाड़ में अलकनंदा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से सड़क का कई मीटर हिस्सा भी ध्वस्त हो गया है। आलम यह है कि ऑल वेदर रोड की दीवार भी अलकनंदा नदी के कटाव को नहीं रोक सकी। कहीं नदी का कटाव के चलते सड़क ध्वस्त हो रही है तो कहीं पहाड़ों से मलबा गिर रहा है। रुद्रप्रयाग में 3 दिनों से बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे नरकोटा और खांखरा के बीच मलबा आने से बंद पड़ा है, जबकि केदारनाथ हाईवे के सोनप्रयाग और नारायण कोटी में भी भारी बोल्डर और मलबा आया है, जिस वजह से यहां भी राजमार्ग बंद है। इसके अलावा हाईवे की कई जगहों पर पुश्ते ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में जिलाधिकारी मनोज गोयल ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। डीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस सड़क को जल्द से जल्द खोला जाए। तो बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे 3 जगह से बंद है। रुद्रप्रयाग से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां डीएम ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया है। ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने निरीक्षण किया है। कई जगह पर सड़क के पुश्ते धंस गए हैं, सड़क पर मलबा आया है और ऐसे में डीएम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जल्द से जल्द रास्ते को खोलने के उन्होंने निर्देश दिए।
रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हैं। बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे 3 दिन से बंद पड़ा है, हालांकि इसको खोलने की कोशिशें जारी हैं। बागेश्वर में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार बारिश के चलते सरयू और गोमती नदियां उफान पर बह रही हैं। आपदा प्रबंधन विभाग नदियों के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। बारिश की वजह से कई घरों में दरारें भी आई हैं। जिले की एक मुख्य सड़क और 22 लिंक मार्ग मलबा गिरने की वजह से बाधित हैं। एक चेतावनी लेटर जारी की गई है जिसमें बागेश्वर जिला भी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सारे हमारे रेजिडेंट्स हैं उनको डायरेक्शंस इशू कर दिए हैं। वो सभी जो है अलर्ट मोड में रहेंगे। उनकी पूरी जो टीम है वो भी अलर्ट मोड में रहेगी और इसकी प्रॉपर तरीके से इसकी मॉनिटरिंग वगैरह करेंगे। उधर रुड़की के मैदानी इलाकों में कल से रुक रुक कर बारिश जारी है, जिस वजह से तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सभी लेखपालों को अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने के साथ अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ की आशंका को देखते हुए चौकी टीम को भी सतर्क किया गया है। पर भी एवं जिला स्तर पर भी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। जितने भी लेखपाल हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के भी जो विभाग के लोग हैं उनके द्वारा भी हमको लगातार अपडेट्स मिल रही हैं और हमारी जो इमरजेंसी मेजर्स हैं वो भी इन प्लेस हैं। धारचूला में निचले इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं धारचूला तहसील के दारमा घाटी के मार्चा में ग्लेशियर के मलबे से झील बनने की खबर है। 3 से 4 दिनों से इलाके में झील बनने की जानकारी प्रशासन को हासिल हुई है। ये तस्वीरें देखिए, ये वो मलबा है जिससे झील बनने की आशंका जाहिर की जा रही है। दारमा घाटी के मार्चा में इस मलबे से झील बनने की आशंका जाहिर की जा रही है। प्रशासन को इस तरह की जानकारी मिल रही है। धारचूला की ये तस्वीरें जहां के मार्चा में ग्लेशियर से आ रहा मलबा, आप देख सकते हैं किस तरह से ये मलबा बहकर आ रहा है और नदी में जा रहा है। हालांकि इस तरह की भी सूचना मिल रही है कि इस मलबे से एक झील बन गई है। 3 से 4 दिनों से ये जो मलबा आ रहा है उसकी वजह से झील बनने की जानकारी प्रशासन को मिली है। दारमा घाटी के मार्चा में झील बनने की सूचना है। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन गंगोरी अगोड़ा मोटर मार्ग पर चट्टान टूटने की वजह से सड़क पर मलबा आ गया। चट्टान टूटने से अब ढांडसा गांव के लोगों को खतरा पैदा हो गया। उत्तरकाशी में मानसून की पहली बारिश ने ही सड़क से जुड़े जो विभाग हैं उनकी कार्यप्रणाली की पोल खोल कर रख दी है। निर्माणाधीन गंगोरी अगोड़ा मोटर मार्ग पर देखते ही देखते चट्टान टूटकर सड़क पर आ गिरी। चट्टान टूटने से अब ढासड़ा गांव के जो ग्रामीण हैं उनको खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गांव को सुरक्षित करने और भारी बारिश के चलते मदद की गुहार लगाई है। अभी मतलब बरसात भी स्टार्ट नहीं हुई, ये हाल हो गया। तो उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं जहां किस तरह से पहाड़ी टूटकर गिरी है सड़क पर, वो आप देख सकते हैं। ऋषिकेश में चीला मार्ग पर बरसाती नदी के बीच एक कार फंस गई। बारिश के बाद बरसाती नदी में अचानक से पानी का जलस्तर बढ़ गया, जिस वजह से कार पानी के बीच फंस गई। इसी तरह स्थानीय लोगों की मदद से कार को बाहर निकाला गया। तो ये तस्वीरें देखिए, ऋषिकेश की ये तस्वीरें हैं जहां इस सैलाब को पार करने की कोशिश कार सवार को काफी महंगी पड़ गई। कार नदी के बीच में फंस गई। हालांकि स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए और कार को इस नदी के बीच से निकाला। टिहरी में ऑल वेदर रोड पर बीआरओ और कार्यदायी संस्था पलीता लगाने में जुटी हुई है। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत चौड़ीकरण का काम चल रहा है। चंबा शहर से नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया गया है। सुरंग को जोड़ने वाली सड़क पहली बारिश भी नहीं झेल पाई और गुलडी गांव के पास कई मीटर सड़क का हिस्सा जमींदोज हो गया, जिस वजह से फिलहाल सुरंग को जोड़ने वाली रोड को बंद कर दिया गया है। अभी सुरंग का विधिवत उद्घाटन भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही ये हाल हो गया। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे द्वारा और डीडीएमओ द्वारा ये चंबा धरासू मोटर मार्ग जो है इसका निरीक्षण पूर्व में किया गया था। इस संबंध में बीआरओ के साथ हमारी मीटिंग भी हो गई है
और उनको निर्देशित करा गया है कि जल्द से जल्द वो घुल्टी में जो ये अभी घटना हुई है इसके साथ साथ ही अन्य भी जो NH में जो भी कमियां उसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। अब और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर। कल से शताब्दी और मसूरी एक्सप्रेस का संचालन शुरू होगा। देहरादून से बड़ी खबर, कल से शुरू होगा शताब्दी और मसूरी ट्रेन का संचालन। देहरादून से दिल्ली जाने और दिल्ली से देहरादून आने वाले यात्रियों को इससे काफी राहत मिलेगी। पौड़ी में खेल प्रेमियों के लिए अब एक अच्छी खबर है। शासन ने रांसी स्टेडियम के विस्तारीकरण के लिए पहली किश्त के तौर पर 3 करोड़ 46 लाख की धनराशि जारी करवा दी है, जिससे शहर का हाई एल्टीट्यूड रांसी स्टेडियम अब नए कलेवर में देखने को मिलेगा। तो रांसी स्टेडियम के लिए बजट की पहली किस्त जारी हो गई है। गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा पर्व पर तीर्थ पुरोहितों ने कोरोना गाइडलाइंस के साथ गंगा मैया की पूजा की। साथ ही राजा भागीरथ महाराज की डोली के साथ गंगा मैया की पूजा की गई और मां गंगा से कोरोना से मुक्ति दिलाने की कामना की गई।